Hello everyone, welcome you all to Parcham classes. I am Janvi and I take burning issue sections. See, burning issue का जो सेक्शन है इसका रेलेवेंस क्या है सबसे पहले ये समझिए कि क्या फायदे होते हैं हमें। सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉक ऑफ द नेशन के जो टॉपिक्स हैं मुद्दे हैं उनको डिस्कस करते हैं जिनका पूरी तरीके से हमारे कंट्री पे हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ हम इस पूरे डिस्कशन में प्रीलिम्स के फैक्ट देखते हैं जो वन लाइनर में आ सकते हैं, वनडे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी पीसीएस हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए, आपकी जो मेंस राइटिंग है ना, मेंस का जो आंसर लिखना होता है उसका जो थॉट प्रोसेस होता है वो डेवलप होगा, क्योंकि हम इसमें एक टॉपिक का अलग अलग डायमेंशन भी देखते हैं कि वो टॉपिक किस तरीके अलग अलग सेक्टर अलग अलग क्षेत्र से इंटीग्रेट करता है। हमारी क्लासेस ट्यूसडे और फ्राइडे को शेड्यूल रहती है। पिछली क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल पर बनी हुई बर्निंग इशू की प्लेलिस्ट पे आप जाइए। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वन नेशन वन इलेक्शन। हम जानते हैं कि भारत में जो इलेक्शन है, चुनाव है, उसको एक त्योहार फेस्टिवल के रूप में देखा जाता है। एक बहुत ही बड़ी मशीनरी को लगाया जाता है जब भी यहाँ भारत में किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज का चुनाव होता है। ऑल दो लोकसभा का चुनाव देखने के बाद हम देखते हैं कि हर साल भारत में एक से दो बड़े राज्यों के चुनाव तो होते ही हैं, साथ ही साथ उपचुनाव यानी कि बाई इलेक्शंस, पंचायती राज के इलेक्शंस, ग्राम सभा के इलेक्शंस, ये सारे इलेक्शंस थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं। हर साल जो है हर किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम चुनाव देखते हैं। अब यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इन्हीं सब चीजों को जो है रेगुलेट करने की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये जो सारे चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, इनकी वजह से जो हमारे बजट है उस पे बहुत प्रेशर पड़ता है। साथ ही साथ इतनी बड़ी मशीनरी को हमें लगाना पड़ता है सिर्फ एक दो चुनाव कराने के लिए, क्योंकि एक समय पर सिर्फ एक ही चुनाव होता है, उसके बाद कुछ अलग चुनाव। इस साल भी हम देख 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का चुनाव अगले आने वाले महीने में होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन मॉडल आखिर है क्या। भारत में क्या पहले से ये चीज होती रही है साइमल्टेनियस इलेक्शन, या फिर इसकी डिमांड अभी उठी है। बात करेंगे हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2018 की रिपोर्ट जो उन्होंने दी थी, क्या उसकी की फाइंडिंग्स थी, क्या सजेशंस थे। साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन का जो मॉडल है उसको लेकर क्या क्या कंसर्न बताए जा रहे हैं, अलग अलग पार्टीज के क्या क्या इस पे टेक है, एडवांटेज क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का, एंड प्लस पॉइंट यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत के अलावा यहाँ पे तो डिमांड हो रही है, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑलरेडी साइमल्टेनियस इलेक्शंस के जो है प्रोविजन है, इस तरीके से वहां पे चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे लास्ट सेशन में पूछे हुए क्वेश्चन की। सी, मैंने बात पूछा था कि मैकमहन लाइन किस ईयर में जो है शिमला कन्वेंशन के तहत तिब्बत और ब्रिटिश राज के बीच में मार्क की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1914। सी, वन नेशन वन इलेक्शन ये कब न्यूज में आया, सबसे पहले आप ये समझिए। यहाँ पर 31 अगस्त को प्रहलाद जोशी जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया कि सितंबर में आपका पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होने वाला है। जब ये न्यूज बाहर आई तो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने ये प्रिडिक्शन करनी शुरू कर दी कि मे बी ये जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है ये वन नेशन और वन इलेक्शन को रेगुलेट करने के लिए, और उसकी बिल कोई जो है लोकसभा में प्रस्तावित की जाएगी। यहाँ पर फिर 1 सितंबर को क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की जिसका हेड बनाया फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को। इस कमीशन का बेसिकली काम है, इस कमेटी का काम है कि ये फिजिबिलिटी चेक करेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन को किस तरीके से भारत के अंदर लागू किया जा सकता है कि नहीं लागू किया जा सकता है। अगर लागू किया जा सकता है तो क्या क्या प्रोविजन होंगे, क्या क्या अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, किस तरीके से हमें ये पूरी फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा।
रामनाथ कोविंद के अलावा यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह, कांग्रेस के जो लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, वो साथ ही साथ फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा गुलाम नबी आजाद, और हमारे पहले फॉर्मर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह, फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी सुभाष सी कश्यप और सीनियर एडवोकेट हरीश स्लेव, और साथ ही साथ आपके फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है संजय कोठारी, ये भी जो है इस कमिटी के मेंबर हैं। यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी ने अभी जो है इस कमेटी को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। उनका ये कहना है कि इस कमेटी में होने वाले जो निर्णय हैं वो पहले से प्री डिसाइडेड हैं। ये तो पॉलिटिकल एक चीज थी, लेकिन ये न्यूज के पर्सपेक्टिव से आपकी समझ के लिए बताना जरूरी है। तो इन्होंने यहाँ पे इस कमेटी को ज्वाइन करने से फिलहाल के लिए तो मना कर दिया है। देखिए यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया सबसे पहले टाइम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1983 की अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया था। उसके बाद 1990 का जो ईयर आया उसमें जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने इस आइडिया को लोकसभा के अंदर जो है ले आया। वहां पे इन्होंने बात की कि भारत के अंदर साइमल्टेनियसली इलेक्शंस कराने के प्रावधान होने चाहिए। नेक्स्ट जो है 2017 की नीति आयोग की जो एक रिपोर्ट आती है, नीति आयोग ने एक पेपर रिलीज किया इलेक्शन टाइम टेबल। इसके तहत इन्होंने बताया कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराने की भारत के अंदर क्या फिजिबिलिटी है, क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। होता है वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट, सबसे पहले ये समझिए। सी वन नेशन वन इलेक्शन में यही कहा जा रहा है कि जो लोकसभा के चुनाव हैं और स्टेट असेंबली के चुनाव, वो दोनों चुनाव जो हैं एक ही साथ करा दिए जाएं, सो दैट भारत में जो लगातार ये चुनाव होते रहते हैं, जो उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं वो कम हो जाए। सी यहाँ पे देखिए सिर्फ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधानसभा का चुनाव है वो साथ कराने की बात कही गई है। बाकी जो आपके थ्री टियर यानी कि आपके जो पंचायती राज के चुनाव है, ग्राम सभा के चुनाव है, इनकी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। यहाँ सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस को साथ में कराने की बात की जा रही है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें ना, तो यहाँ पर सिर्फ लोकसभा के साथ सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन 4 राज्यों के चुनाव जो है लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं। बाकी आप जितने भी राज्य देखेंगे ये लोकसभा चुनाव एक टर्म से दूसरे टर्म का जो 5 साल का गैप है उस बीच में होते हैं। हर साल कोई ना कोई चुनाव, इस साल राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव है शेड्यूल्ड। तो ये कंसेप्ट इसीलिए ले आया गया सो दैट ये जो थ्रू आउट द ईयर चुनाव चलते रहते हैं, इनका बहुत ही ज्यादा खराब इम्प्लीकेशन पड़ता है गवर्नेंस मॉडल के ऊपर। इस कारण से हम एक ही साथ अगर लोकसभा और स्टेट असेंबली के चुनाव करा देंगे तो इसका बहुत ही बेनिफिट होगा। यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे हम। देखिए पहले के समय में क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होता है। उसके बाद जो 51-52 का पहला जनरल इलेक्शन होता है वो साइमल्टेनियसली ही कंडक्ट कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत में ये चीज कुछ नहीं, ये कंसेप्ट इवॉल्व हुआ है। पहला जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन था और स्टेट असेंबलीज का, वो साथ में कराया गया। और सिर्फ एक बार नहीं, एटलीस्ट 1952 से 1967 तक का जो एरा चला है उस पूरे एरा में जो है साइमल्टेनियसली ही यहाँ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव देखने को मिले हैं। लेकिन 1959 से इस साइकिल की डिस्ट्रप्शन की शुरुआत हुई। यहाँ पर जो 1959 से 67 तक का जो आपका एरा चला है, इसमें बहुत ही ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन देखने को मिला स्टेट असेंबलीज यानी कि विधानसभाओं के अंदर। सबसे पहले 1959 में यहाँ पे केरला की गवर्नमेंट, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसको डिसमिस कर दिया गया अंडर आर्टिकल 356, यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया गया केरला गवर्नमेंट को हटाकर केरला स्टेट में। तो यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद हमने देखा कि 1960 से लेकर 67 के बीच में कई सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया गया, डिफेक्शन कर दिया गया। तो ये पूरी की पूरी साइकिल ब्रेक हो गई। फिर आफ्टर 1967 के बाद से हम देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव अलग अलग कराए जाते हैं। तो ये था बैकग्राउंड। जो है 2018 में, क्योंकि हमने 17 में अभी देखा नीति आयोग की एक पेपर रिलीज हुई जिसमें उन्होंने बताया साइमल्टेनियसली इलेक्शन की फिजिबिलिटी। 2018 में यहाँ पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई जिसके लीडर थे जस्टिस BS चौहान। इन्होंने ये बताया कि बहुत बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने है साइमल्टेनियसली इलेक्शन को लेकर वो है उसकी फिजिबिलिटी का।
सी अभी हम देख रहे हैं कि ये पूरी साइकिल ब्रेक हो चुकी है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज होगा वो ये होगा कि आखिर जब भी हम शुरू करेंगे, जिस साल से भी हम साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराना शुरू करेंगे, उसके पहले के जो टर्म्स हैं, क्योंकि उसके पहले तो सब साइकिल्स अलग-अलग चल रही हैं, हम किस तरीके से सारे टर्म्स को, सारे राज्यों के जो गवर्नमेंट के टर्म्स हैं उनको एक साथ लाएँगे, एक साथ इंटीग्रेट करेंगे कि सपोज़ कि 2024 का अगर चुनाव हो रहा है तो सारी स्टेट असेंबली का भी टर्म उसी समय खत्म हो रहा हो जब लोकसभा का टर्म खत्म हो रहा हो। दूसरा उन्होंने ये कहा कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने के अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली, इन सारी चीजों के नियम में बदलाव करना और साथ ही साथ ये चेक करना कि ये जो बदलाव किए जाएंगे, इनका ये जो है बेसिक डॉक्ट्रिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको कहीं ना अफेक्ट करे। तो ये है सबसे बड़ा फिजिबिलिटी चैलेंज। दूसरा चैलेंज जो हमारे सामने आएगा इस साइमल्टेनियसली इलेक्शंस को कराने में, वो ये होगा कि अगर हम इससे जुड़ी हुई बिल ले भी आते हैं लोकसभा के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ लोकसभा की मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा। कम से कम हमें 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए उस समय हाउस में, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें स्टेट असेंबली एटलीस्ट 50% जो पूरे राज्य हैं, हमारे 28 राज्य, उनमें से 50% राज्यों की सहमति भी हमें चाहिए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है, इसको लेकर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सबकी सोच है। बीजेपी रूल जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जहाँ पे पार्टी सेम पार्टी सरकार बनाई है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स तो राजी हैं इस चीज को लेकर, लेकिन बहुत सारे लोग इसके खिलाफ में हैं। क्यों? आप समझिए इस चीज को। यहाँ पर अगर लोकसभा का इलेक्शन और राज्यसभा का इलेक्शन, सॉरी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन एक साथ करवा दिया जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ऐसा रीजनल पार्टियों का मानना है कि जो उनके मुद्दे हैं वो दब जाएंगे, वो उतने हाईलाइट नहीं होंगे, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होगा वहां पे जो मुद्दे रखे जाएंगे, वो जो कैंपेनिंग होगी वो ज्यादा असरदार होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी माना जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी मजबूत होगी, उसको ये बेनिफिट करेगा, जो जो वोट्स पड़ेंगे वो फिर एक तरीके से पूरे के पूरे सेंट्रल मुद्दों पे पड़ने लगेंगे। देखिए, भारत में कई जगह ऐसा भी है कि जो वहाँ की जनता है किसी राज्य की, वो लोकसभा चुनाव में किसी और पार्टी को प्रेफर करती है, लेकिन जब वहाँ आप विधानसभा का चुनाव देखेंगे तो कई बार वो अपनी रीजनल पार्टियों को वोट देती हैं, वहां का सीएम बनाती हैं, जैसे उड़ीसा का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, नवीन पटनायक का। तो ये सारी जो डर है रीजनल पार्टियों के मन में आ रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के इम्प्लीकेशंस को लेकर। तो इस कारण से बहुत ही मतलब यहाँ पे 50% स्टेट को मनाना और तैयार करना, इसके लिए ये काफी मुश्किल काम होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, और क्या-क्या कंसर्न यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ये तो रिपोर्ट हमने देखी जो कि लॉ कमीशन ने दी थी। लेकिन अब क्या है कि क्या कंसर्न उभर के आ रहे हैं एक्चुअल में, वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से एक पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम फेडरलिज्म को क्या-क्या इम्पैक्ट नेगेटिव वे में डाल सकता है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है उसको जो है कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सी, आर्टिकल 1 कहता है हमारे संविधान का कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, देखिए 2 टर्म होते हैं यहाँ पे, हमने देखा है, एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप यूनाइटेड स्टेट में देखोगे प्रॉपर फेडरलिज्म वहां पाया जाता है, बट इंडिया में प्रॉपर फेडरलिज्म नहीं है। भारत के अंदर जो फेडरलिज्म का फर्स्ट प्रिंसिपल आया था वो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लाया गया था। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान ले आएंगे तो वो फेडरलिज्म के कंसेप्ट को जो है हैम्पर करेगा। क्या है फेडरलिज्म का कैरेक्टर? सी, सबसे पहले यहाँ समझिए फेडरलिज्म को। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे 2 टियर गवर्नमेंट होती है। 2 टियर गवर्नमेंट यानी कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट होगी। दूसरा फीचर क्या है फेडरलिज्म का? डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर हम देख सकते हैं हमारे संविधान में 3 सूचियां
3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये फेडरलिज्म का कैरेक्टर है। साथ ही साथ नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस जुडिशरी यहाँ पे कैरेक्टर है, और साथ ही साथ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरलिज्म का कैरेक्टर होती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राज्यों को अपना अलग अधिकार है अपनी चीजें करने का। तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट जो है वो एक यूनिटरी मॉडल के तहत आता है, जिससे कि हमारे फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कही जा रही है, देखिए एक तो होता है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, कई सारे राज्यों को जोड़कर बनाया गया एक देश। लेकिन भारत क्या है, भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर कई सारे राज्यों को हमने देखा है, और इन सबके पास अपने अपने अधिकार हैं, और ये इनके पास एक स्पेसिफिक लिस्ट भी है जिसके ऊपर ये गवर्न करेंगे अपने अपने स्टेट्स को। तो ये जो यूनियन ऑफ स्टेट का कंसेप्ट है, इसको भी ये हैम्पर कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे रिकरेंट इलेक्शन और डेमोक्रेसी, क्या चीज है ये? सी, रिकरेंट इलेक्शन का मतलब ये है कि हम देख रहे थे कि जब फ्रीक्वेंट लगातार वोट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं वो अपने सोच, अपने दिमाग से, अभी मैंने बताया कि राज्यों में अलग मुद्दों पर वोट दिए जाते हैं, और लोकसभा के चुनाव में अलग मुद्दों पर वोट दिए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जनता पूरे देश की जिसे लोकसभा का चुनाव जिताए, लोकसभा के अंदर जो पार्टी जीत रही है, वो सेम पार्टी हर राज्यों में जीते। तो यहाँ पर ये जो वोटर जिस आधार पर वोट करते हैं, जो डेमोक्रेसी का एक प्रोविजन है, उसको हैम्पर करने की बात कही जा रही है कि उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जो वोटर्स हैं वो फिर एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में एक पार्टी को लेकर सोचना शुरू कर देंगे। रीजनल पार्टीज का यहाँ पे कंसेप्ट खत्म होने के चांसेस दिख रहे हैं। सी, नेक्स्ट कंसर्न जो है वो है फिजिबिलिटी को लेकर। देखिए, हमें कई सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे संविधान के अंदर। तो ये अमेंडमेंट्स जब भी हम कोई संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, तो हम एक चीज को ध्यान देते हैं कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल जो उसका स्ट्रक्चर है, वो कहीं हैम्पर ना हो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा यहाँ पे हो सकता है? अभी हमने यहाँ पे देखा कि हम फेडरलिज्म की ही बात कर रहे थे, तो फेडरलिज्म भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है। तो एक तो चैलेंज यहाँ पे पहले ही आ चुका है कि अगर हम किसी भी तरीके से फेडरलिज्म अगर अफेक्ट होगा, तो वो पूरा का पूरा लॉ नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वहां पे जुडिशियल रिव्यू तो लेगी ही लेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 83 जो कि ये कहता है कि लोकसभा का जो टर्म है वो 5 साल तक पूरा होना चाहिए, 5 साल का टर्म रहेगा। अगर कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी स्थिति नहीं आती है, अगर हाउस पहले डिसॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट आर्टिकल 85 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि जो लोकसभा का टर्म है वो डिसोल्यूशन के बाद जब खत्म होगा, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो नेक्स्ट लोकसभा की जो सिटिंग होगी वो जनरल इलेक्शंस के बाद ही की जाएगी। तो यहाँ पर भी हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। 172 आर्टिकल सेम चीज कहता है स्टेट असेंबली के लिए कि जो विधानसभाएं हैं उनको 5 साल का जो अपना पूरा टेन्योर है वो कंप्लीट करना होगा, अनलेस इट इज डिसॉल्व सूनर। नेक्स्ट यहाँ पे 174 सब क्लॉज 2 कहता है कि गवर्नर जो है अपनी पावर एंजॉय करेगा, गवर्नर के पास अधिकार है कि वो विधानसभा को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल 356, जो कि हमने देखा कि यही कारण आर्टिकल 356 के अंडर ही पहली बार जो हमने साइमल्टेनियस इलेक्शन की साइकिल ब्रेक की थी केरला गवर्नमेंट को हटाकर, तो ये भी आर्टिकल यहाँ पे आपकी फिजिबिलिटी को अफेक्ट करेगा कि आप इस चीज का क्या करोगे। अगर ऐसा हो जाए कि किसी राज्य में प्रेसिडेंशियल रूल लग जाए, तो उसकी तो लोकसभा पहले डिसॉल्व होगी। फिर जो है ये भी लिखा हुआ है संविधान में कि लोकसभा या फिर विधानसभा डिसॉल्व हो गई, तो फिर उसके बाद जो है जो इलेक्शंस के बाद ही नेक्स्ट हाउस की सिटिंग होगी, तो फिर वहां पे आप क्या अलग से चुनाव नहीं करवाओगे? तो ये एक समस्या पैदा की जा रही है। यहाँ पे जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला इशू है, जैसा कि अभी हमने बात की, अगर किसी राज्य में आप कह लो कि हमने वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हमने इलेक्शंस साइमल्टेनियसली कंडक्ट करवा दिए, लेकिन अभी सपोज हाइपोथेटिकली सेइंग कर्नाटका की स्टेट असेंबली में जो है वहां की जो अपोजिशन है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आती है और सरकार वहां पे गिर भी जाती है। तो यहाँ पे हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अब इलेक्शंस होंगे, उसके बाद ही जो है नेक्स्ट सिटिंग होगी हाउस की। तो ऐसी स्थिति में हम वहां पे फिर से इलेक्शन कराएंगे, फिर से साइकिल डिस्टर्ब होगी।
तो यहाँ पर इसके लिए एक सॉल्यूशन दिया लॉ कमीशन ने। उन्होंने रिकमेंड किया कि हम यहाँ पर जो है नो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है अपना सकते हैं। क्या है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? सी, यहाँ पर अगर दो पार्टीज हैं, ठीक है, जिसमें से एक के पास मेजोरिटी है, तो यहाँ पर अगर ये जो सरकार है वो गिर जाती है, तो हम बाकी के जो चुने हुए आपके एमएलएज हैं, वो जो है अगर सरकार अगर उतना कॉन्फिडेंस, अगर उतनी मेजोरिटी इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम विदाउट इलेक्शन जो है हम गवर्नमेंट का जो पूरा पावर है वो नेक्स्ट पार्टी को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। यहाँ पर देखिए कि कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है जर्मनी, स्पेन, हंगरी, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलैंड, बेल्जियम और इजराइल जैसी कंट्रीज में भी अपनाया गया है। यहाँ पर अगर एक कोई सरकार गिर जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से, तो जो बाकी नेक्स्ट ऑपोजिशन है उसको ये मौका मिलता है, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो वोट पाई होगी उसको यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है विदाउट एनी इलेक्शंस, और इन्हें जो है न्यू गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कंसर्न की बात है कि अगर हम एक ही साथ इलेक्शन करवाने लगे, तो उसके लिए हम जानते हैं कि भारत इतना बड़ा देश है। अभी हम अलग-अलग समय पर इलेक्शन करवा रहे थे, तो हमें उतने ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, ईवीएम्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अगर सारे के सारे चुनाव एक साथ करवाने पड़ेंगे, तो हमें ये सारी जो चीज़ें हैं, उनमें भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। अपनी पूरी मशीनरी जो इलेक्शन के लिए काम करती है, यानी कि आपका समझ लो स्टाफ से लेकर और जितनी भी ये मशीन्स हैं, जितने पेपर वर्क्स करने वाले लोग हैं, हर चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही साथ इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में और हर राज्यों में चुनाव किए जा रहे हैं। सी, अब हम बात करेंगे कि क्या-क्या एडवांटेज हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने के। साइमल्टेनियस इलेक्शन समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो हम अभी ये देख रहे हैं कि ये एक टर्म जो है इंडिया में सुना जा रहा है, बट बाकी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं और बाहर की कंट्रीज हैं, वहां पे इसे साइमल्टेनियस इलेक्शन ही कहा जाता है। क्या एडवांटेज हो सकते हैं? अभी तो हमने कंसर्न डिस्कस किए। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि अगर हम साइमल्टेनियसली सारे इलेक्शंस कराएँगे, तो जो थ्रू आउट द ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के ऊपर एक ये टेंशन रहती है कि एक इलेक्शन खत्म हुआ, दूसरा कराना है। साथ ही साथ जो ये रिसोर्स बार-बार जो है खर्च किए जाते हैं, वो सारा का सारा चीज़ जो है बचेगा, प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन होगा रिसोर्सेज़ का, और साथ ही साथ यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की ड्यूटीज लगाई जाती है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया जाता है, इन सब में काफ़ी राहत मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है, देखिए कॉस्ट सेविंग। ये आप देख सकते हो आर्टिकल है द इकोनॉमिक्स टाइम का। यहाँ पर बताया गया है कि लोकसभा का जो इलेक्शन है उस पे कितना खर्च होता है। अगर हम वही बात करें 1952 में, पर यहाँ पे इलेक्टोरल पे यहाँ के पर वोटर पे यहाँ पे 6 पैसा खर्च हो रहा था। 2014 का जो इलेक्शन है उसमें हमने देखा कि पर वोटर पे यहाँ पर 46 रुपीस जो है खर्च किए जा रहे हैं। 2014 का जो टोटल खर्चा आया चुनाव कराने का वो था 3870 करोड़, और 1952 में यही आंकड़ा जो है सिर्फ 10 करोड़ था। तो आप यहाँ पे मार्जिन देख सकते हैं कि 1952 यानी फर्स्ट जनरल इलेक्शन से लेकर और यहाँ 2014 का जो जनरल इलेक्शन हमने देखा कितना ज्यादा यहाँ पे बजट एलोकेशन बढ़ गया है इलेक्शंस को लेकर। यहाँ पे देखिए बजट की जो ये आपको नंबर दिख रहे हैं, ये अलग-अलग जगह अलग-अलग आपको दिख सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन कभी-कभी नंबर को ये भी कहेगा कि गवर्नमेंट जो है कम करके बता रही है या फिर बढ़ा के बता रही है, इस तरीके की चीज़ें। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको आर्टिकल डाल दिया है यहाँ पे, क्योंकि हमें इन्हीं आर्टिकल्स के जो डेटा दिए रहते हैं, उन्हीं पे रिलाई करना है। तो यहाँ पे 2014 के समय में देख सकते हैं आप 3870 करोड़ रुपीस खर्च हुए इलेक्शन के ऊपर। अब आप आइडिया लगाओ कि ये तो सिर्फ 2014 का लोकसभा की बात हो रही है, जो पूरे इलेक्शन करवाए जाते हैं स्टेट में और ग्राम सभा के, इन सब का कितना ज्यादा जो है बजट के ऊपर प्रेशर पड़ता होगा। नेक्स्ट यहाँ पे टाइम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है। सी देखिए क्या होता है कि अभी एक चुनाव खत्म हुआ,
फिर पार्टियां लग जाती हैं दूसरे चुनाव की कैंपेनिंग में, उनकी तैयारी में, क्योंकि अभी आने वाले समय में कहीं ना कहीं कोई पंचायती चुनाव होने लगेंगे, कहीं ना कहीं राज्यों के चुनाव होने लगेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो गवर्नेंस मॉडल है, जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, वो सिर्फ तैयारी में ही लगे रहते हैं कि ये इलेक्शन करना है, ये इलेक्शन जीतना है, आज इस स्टेट में इलेक्शन है। इस कारण से पूरा का पूरा गवर्नेंस जो है वो हैम्पर होता है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, कोई स्कीम लानी है, कोई कुछ लाना है, फोकस ऑन डेवलपमेंट होगा, इससे बढ़ेगा। क्या होता था पहले कि जो ये इलेक्शंस होते हैं उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? देखिए ये प्रॉपरली जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की हुई एक कंप्लीट सेट ऑफ रेगुलेशंस है, जिसमें ये बताया जाता है कि कहीं किसी एरिया में अगर चुनाव है तो उस पूरे चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से रहेंगी, किस तरीके से उन्हें कैंपेनिंग करनी है। लाइक यहाँ पर अगर देखिए, अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक ही रूट से अगर आपकी रैली निकाल रही हैं, आपस में कंसेंसस होना जरूरी है। आप डिस्कस करके निकालिए, यहाँ पे कोई भी जैसे कि कोई भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ना बने। साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिसीज और नई नई जो स्कीम्स हैं उनको कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है इलेक्शन होने के पहले, कि आप कोई भी स्कीम या फिर कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट है, उसको वेट करना पड़ रहा है कि अरे पहले इनका चुनाव हो जाए, इलेक्शन हो जाए, उसके बाद ही हम इस प्रोजेक्ट को कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स का कोई चुनाव में फायदा ना उठा सके। उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये भी बताया जाता है कि जो इलेक्शन जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी, वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या-क्या किस तरीके के वादे करेंगी। कहीं वो कुछ ऐसा वादा ना कर दें जिससे देश की इंटीग्रिटी पे सवाल पैदा हो रहा हो या फिर संविधान के किसी प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा हो। तो ये सारी चीजें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में दी रहती हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो चुनाव होते हैं उसमें जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से काफी सारी जो पॉलिसीज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे नहीं हो पाता है, और इस कारण से वहां पे डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं। तो देखिए इलेक्शन जरूरी है कि डेवलपमेंट जरूरी है, तो यहाँ पे इसी चीज को हाईलाइट किया जा रहा है कि आप फायदा देखिए वन नेशन वन इलेक्शंस के क्या क्या हैं। यहाँ पे पूरा इंडिया के बारे में बात कर ली, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख लिया कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। अब हम थोड़ा-सा यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं कि भारत के बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या-क्या, कहाँ-कहाँ साइमल्टेनियसली इलेक्शंस होते हैं। देखिए स्वीडन इंस्पायर इंडिया फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। यहाँ पे देखिए आप, स्वीडन हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया और बेल्जियम हो गया, ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराने के प्रोविजन है। साइमल्टेनियस इलेक्शन यहाँ पे होता है सेंटर में भी और स्टेट में भी आपका। तो इन 3 कंट्रीज से कहा जा रहा है, स्पेशली स्वीडन से यहाँ पे, कि स्वीडन का जो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने का आइडिया है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड कई सारी कंट्रियों को इंस्पायर कर रहा है और साथ ही साथ इंडिया को भी इंस्पायर कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो है 2024 का जो अपना इलेक्शन है वो जो है एक साथ कराने जा रहा है, यानी कि इंडोनेशिया ने भी आपका वन नेशन वन इलेक्शन के मॉडल को अपना लिया है। आप ये आर्टिकल देख सकते हो, इंडोनेशिया द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विल होल्ड प्लैनेट्स बिगेस्ट वन डे इलेक्शन नेक्स्ट ईयर। मोर देन 200 मिलियन वोटर इंडोनेशिया में एक साथ वोट देने जा रहे हैं 14 फरवरी 2024 को। तो ये था पूरा मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि बाहर की कंट्रीज में कहाँ-कहाँ साइमल्टेनियस इलेक्शन है, और साथ ही हमने ये भी देखा कि वोट कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाहर की किन-किन कंट्रीज से ये आइडियाज लिया हुआ है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की। आज का क्वेश्चन है, which of the following characteristic is not related to Indian federalism? आपके ऑप्शंस हैं इंडिपेंडेंस जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंडियन फेडरलिज्म का मॉडल नहीं है। मैंने आपको बताया है कि इंडिया इज नॉट प्योर फेडरल। अगर प्योर फेडरल का एग्जांपल आपको देखना है तो आप यूएसए का एग्जांपल देखो, वो पूरा प्योर फेडरल कंट्री है, बट इंडिया इज क्वाजी फेडरल। तो सोच समझ के इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। साथ ही साथ इस
पूरे मॉडल को लेके आपके क्या व्यूज है, आप क्या सोचते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है इंडिया के लिए सही है या गलत, उस पे भी अपने व्यूज आप कमेंट सेक्शन में देंगे, बिकॉज इससे आपका मेंस आंसर राइटिंग का जो प्रोसेस है, थॉट प्रोसीजर है, वो डेवलप होगा। अगर इस पूरे लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो parchamclasses.in पर आप जाएंगे और वहां से ये सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर।